डियर ऑल, वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस या फिर एचआर के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं, या हो सकता है लेबर लॉ, मजदूरों के कानून को समझना चाह रहे हैं, कुछ भी जानना चाह रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत सूटेबल है। डियर ऑल, अगर आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से मास्टर इन मैनेजमेंट की डिग्री ले रहे हैं और अगर स्पेशलाइजेशन एरिया एचआर है, कोड जो है, ग्रुप जो है वो बी है और पेपर नंबर 413 है, 413 ग्रुप बी, तो फटाफट दौड़ के आइएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। यहीं से आपकी एचआर की कहानी शुरू होगी। और जनरली आप झारखंड के इस यूनिवर्सिटी में ये देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन एरिया जो है, स्पेशलाइजेशन जिस विषय में हम लेते हैं, वो आपको 4th सेमेस्टर में बहुत क्लियर कट नज़र आएगा कि हाँ, हमको पढ़ना है तो अपना वाला ही, जिस इंटरेस्ट को हमने सोच के रखा है, जिसको सेलेक्ट किया है, चूज किया है, उसे ही पढ़ना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज, कुछ को लगता है कि इसको सेपरेट कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ना, ठीक है, इसका इसलिए भी ठीक है और ये गुंजाइश अच्छी है, ये इत्तेफाक, ये हादसा सही है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेबर लॉ से अलग नहीं करना चाहिए। उसके कई कारण हैं। पेपर नंबर 413 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है और मुझे लगता है कम मार्क्स आने वाला भी पेपर है, क्योंकि बच्चे हार्ड कहकर इसे पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसकी स्टोरी जो आज मैं बता रही हूँ ना, अधिकांश टीचर इसकी स्टोरी ऐसे बताते ही नहीं हैं, लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी। लगभग 6-7 साल पहले की बात है। मैंने एक ऑथर को पढ़ा था जिनकी बड़ी फेमस बुक है बिजनेस इन्वायरमेंट की। ऑथर का नाम है फ्रांसिस चेरुनीलम। लेकिन जनरली आप सुनेंगे कि बहुत सारे लोग ना अच्छे ऑथर के बुक को बताते भी नहीं है ताकि कोई और ज्ञानी हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इंटेलेक्चुअल हो जाएं। जब आप लेबर लॉ को पढ़ेंगे, एक बात तो आपको मालूम है कि मैटर कोई भी हो, लेकिन अगर हम उसमें फंस जाते हैं तो फिर हमें ध्यान आता है कि भाई, कानून जो है, कानून के पास रेमेडी है, हम कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हम अपने हक की बात कर सकते हैं। ये सब मामले में ना हम तो ये बातें कह पाते हैं, मज़दूर ये नहीं कह पा रहे थे। बात है आज़ादी से पहले की, जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। मज़दूरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग बॉन्डेड लेबर के कंसेप्ट को भी सुने हैं, बंधुआ मज़दूर। तो कई ऐसे कानून रहे जो मज़दूरों के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए, क्योंकि आपको मालूम है कि लेबर क्लास जो है, जितने मज़दूर होते वो अपना स्टैंड खुद नहीं रख पाते हैं कि मेरे साथ हुआ। और मैं तो मज़दूर की बात हटाइए, अभी कई लोग भी होते हैं जो अपने स्टैंड को खुल के रख ही नहीं पाते हैं। उनके साथ गलत हो रहा है तो वो सहते हैं, लेकिन अपने लिए बोल नहीं पाते हैं, अपने लिए आप स्टैंड नहीं कर पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। मज़दूर जिसके साथ निगोसिएशन पॉसिबल है, जो मोल भाव करके हम उनको यूज में लाते हैं, उनसे काम निकलवाते हैं, काम लेते हैं, वो बेचारे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जहां बताऊंगी कि लेबर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं अपने लिए आवाज़ उठा पाते हैं। ये जो भी दौर रहा आज़ादी से पहले का, तो उसी दौर में ये एहसास होने लगा हम लोगों को कि ये बेचारे जो मज़दूर हैं ना, वो दबे कुचले रह जाएंगे, इनके पास बहुत दुख है। और मज़दूर कहने भी लगे कि ये दुख क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लेबर लॉ जो हैं, मज़दूरों का कानून, मतलब ऐसा कानून ही बनाया गया, ऐसा लॉ ही फ्रेम किया गया जो मज़दूरों के राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हो। डियर ऑल,
एक बात को कंसीडर करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आप पेपर नंबर 413 पढ़ने वाले हैं, उसके स्टार्टिंग के 2 मॉड्यूल में कुछ टॉपिक है, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये सभी टॉपिक के साथ आपको लेबर लॉ भी पढ़ना है। जैसे अगर वर्कर्स में डिस्प्यूट हो गया तो फिर क्या करना चाहिए, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन बिगड़ रही है तो फिर कौन सा कानून है जो हमारी मदद करेगा, अगर वेजेस सही समय पे नहीं मिल रहा है तो उसके लिए अलग से कानून, महिलाओं के लिए अगर कुछ महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे गलत हो रहा है उसके लिए अलग से कानून। तो हमें बहुत सारे कानूनों को पढ़ना है, बहुत सारे लॉज को पढ़ना है, और उसके लिए बहुत सारी बुक भी हैं जिसमें सिर्फ मज़दूरों का कानून जो है वो मेंशन्ड है। लेकिन इन सभी बातों को आज हटाइए, आज मैं आपको उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ कहानी की मेन रचना रची गई है, वो एरिया जहाँ टीचर हमें लेकर ही नहीं जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अपने साथ गलत हुआ है ना, और अगर आपको ये एहसास है तो दूसरों के साथ गलत नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आप लेबर लॉ पढ़ना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अगर देख लेते हैं ना, आपके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी होगी। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में पेपर नंबर 413 का आधा से अधिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, गारंटी है। 2 मॉड्यूल आपका इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और एक इशारा मैं बस बताऊंगी आपको और आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे रास्ता दिख गया है, मैं देख रहा हूँ साफ साफ अपनी मंजिल को। हमारे देश में एक मुद्दा जो है मुझे लगता है सबसे ऊपर है कि किसके पास कितना पावर है, सेंट्रल या स्टेट। ये जो फाइट है ना, बेस्ट फाइट है। राज्य सरकार के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ पावर्स होते हैं, और कुछ पावर केंद्र सरकार के पास हैं। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके बीच में ये सवाल आना भी तो लाजमी है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। और कहीं ना कहीं यहीं से आप लोगों के लेबर लॉ की कहानी शुरू होती है। जो मजदूरों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पहले ये तो पता चले कि उन लोगों का बात जो है, उन लोगों के लिए, उन लोगों के अधिकार की बात क्या हमारा संविधान करता है। जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे लिए सुप्रीम है, जिसमें कहा जाता है कि हर बीमारी का इलाज है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल इन्वॉल्व रहे जब हमारा संविधान बना। तो बच्चों, हमारा संविधान मजदूरों के हक अधिकार की बात ज़रूर करता है, और स्पेशली कई ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा, क्लियरली मेंशन्ड है कि कुछ तो फंडामेंटल हैं, कुछ डीपीएसपीज हैं, इसके अलावा 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए, अब इंटरेस्टिंग हो गया टॉपिक। आर्टिकल 246 या 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ इशारा करता है और कहता है या बोलता है कि किसके पास कितनी पावर है। आप यहीं से समझ लो। स्टेट और सेंटर, राज्य और केंद्र की लड़ाई जो है बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी जो केंद्र में बैठे हैं आप लोगों को तो मालूम है ही, हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट के सिस्टम है, हमारे इंडिया की जो सिस्टम है, वो जनरली हम लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो फेडरल नेशन है। लेकिन कुछ एक ऐसे देश हैं जो यूनिटरी नेशन है, जिसमें फ्रांस और जापान को कहा जाता है। फेडरल नेशन होने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे केंद्र भी है, यहाँ राज्य भी है। राज्य सरकार की भी बातें सुनी जाती हैं, केंद्र की भी बातें सुनी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर मामले का फैसला जो है कोई एक ले लेगा। लेकिन जब आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे, 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो आपको यह एहसास होगा कि इंडिया वाकई में फेडरल नेशन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, समझदार लोग कहते हैं कि हम लोग क्वासी फेडरल हैं।
जैसे दो टायर ऑफ गवर्नमेंट आप समझते हैं कि एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, लेकिन एक तीसरा लेवल भी होता है जो कि लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें पंचायत वगैरह आ जाता है। लेकिन मेन जो फाइट है ना, वो सेंट्रल और राज्य की है। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के लिस्ट दिए गए हैं और वो 3 लिस्ट बताते हैं कि किन किन मामलों में केंद्र सरकार जो है वो लॉ बना सकती है और किन किन मामलों में राज्य सरकार लॉ बनाती है। कुछ एक ऐसे मैटर हैं जिसमें बहुत लोग एक साथ अगर वर्क करेंगे ना, केंद्र राज्य आ जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जिसमें सिर्फ केंद्र की चलती है तो वो कहलाता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट ये साफ साफ कहता है कि भाई सबका मालिक एक है और वो एक मालिक है केंद्र। केंद्र सरकार जो है इसमें फैसले लेगा, चाहे कितना भी लफड़ा हो जाए, कितना भी इशू हो जाए, दिक्कत हो जाए। अब वो क्या क्या मामला है उसे समझते हैं। क्योंकि यूनियन लिस्ट जो पहला लिस्ट है जो कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, वो बोलता है कि इस लिस्ट में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं उसका फैसला सिर्फ केंद्र सरकार लेगी। अभी हमारे केंद्र में जो सरकार है आपको मालूम है प्रॉपर। तो अगर ऐसा कुछ होता है, इसमें राज्य सरकार को नहीं सुना जाएगा। अब हो सकता है आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, तो फिलहाल मैं तो झारखंड की रहने वाली हूँ। तो इन सभी मैटर में ना अभी हमारा जो राज्य सरकार है, जेएमएम की जो गवर्नमेंट है, झामुमो की जो गवर्नमेंट है, उसकी नहीं सुनी जाएगी। यूनियन लिस्ट में नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर इंक्लूडेड है, उसका ही सब्जेक्ट एरिया मेंशन्ड है। जैसे डिफेंस, हर देश का अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है, आपको मालूम है। अब इसमें अगर राज्य सरकार भी बोलती रहेगी ना तो ये हो जाएगी ना कि पूरी सिस्टम खराब हो जाएगी। इसमें एक और ऐसी अथॉरिटी चाहिए जिससे पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना टाइट व्यवस्था रह सके। अगर 2, 3, 4 लोग एक साथ पंचायती करने लगेंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन का मैटर है, जो ऐसी चीज़ें जो अन्य देशों के साथ हमारा रिश्ता हो, इसके अलावा जो देश के लिए सर्वोपरि मैटर हो, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार की सुनी जाएगी। यहाँ लाख चिल्ला ले राज्य सरकार वाले, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। इसके अलावा रेलवे को लेकर तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, अक्सर न्यूज़ में ही रहता है। तो ऐसी एरिया जो कि मास को कवर कर रही है जनरली, वो सेंटर के हाथ में है। सारे फैसले लेने का हक, लॉ बनाने का हक, ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है जो कि केंद्र सरकार करती है। दूसरी बात, स्टेट लिस्ट, नाम ही इंडिकेट कर रहा है। स्टेट लिस्ट में वही आइटम है जो कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, राज्य सरकार हैंडल करती है। और थर्ड जो लिस्ट है, ये सभी हैं किसके अंदर, तो ये लिखी गई है, मेंशन्ड है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड लिस्ट जो है उसे हम हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची और इंग्लिश में कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है ना जिसमें दोनों खुश हैं, किसी एक की नहीं चलने वाली। इसमें सेंट्रल भी फैसले लेती है और इसमें राज्य सरकार भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का जो है मनमानी जो है ना, दोनों को सुना जाएगा। ये है कंकरेंट लिस्ट। तो बच्चों एक बात बताइए, मैं बता रही हूँ आपको भारतीय संविधान का 7th शेड्यूल जो कहता है कि 3 लिस्ट है। इन तीनों लिस्ट को देखकर आप पता कर सकते हैं कि किसके पास कितना पावर है, किन किन मैटर पर, किन किन मसले पर केंद्र सरकार फैसले लेगी, किन किन मसले पर राज्य सरकार। और कई ऐसे मसले हैं ना जिस पे राज्य और केंद्र दोनों ही
लड़ते लड़ते रहेंगे। तो लेबर इज एन आइटम इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेबर से रिलेटेड मैटर पार्ट है कंकरेंट लिस्ट का। मतलब मजदूरों से जुड़ा हुआ फैसला, मजदूरों से जुड़ा हुआ कानून, मजदूरों के हक अधिकार की बात, इस पर दोनों ही लोग दिखा सकते हैं कि हम में है दम। सेंट्रल भी फैसले लेगी और स्टेट भी फैसला लेगा। तो मजदूरों के लिए जो भी कानून है या मजदूरों के बारे में जो जिक्र है वो किसमें है, तो कंकरेंट लिस्ट में लेबर इंक्लूडेड है। जो ये संकेत करता है, जो ये बताता है, दर्शाता है कि बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दिस मैटर। लेकिन एक बात, यहां पर जब दोनों ही लॉ बना सकती है, लेबर के केस में 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ कहता है कि जो मजदूर है, आप लोग सभी लोग मेरे साइड में हैं। इसका ये मतलब है कि राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, लेबर के मामले में लेबर से जुड़े हुए कानून को बना सकती है। लेकिन एक सवाल है जो मैं आपको अभी यहाँ पे छोड़कर जाऊंगी, आप जरूर सोचिएगा। 7 शेड्यूल ये भी कहता है कि अगर कभी स्टेट और सेंट्रल में कन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो केंद्र सरकार ही डोमिनेट करेगा। और जनरली मैंने जितना भी लेबर लॉज को देखा है कि उसमें सारे फैसले लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये एहसास होगा आपको कि इसी कारण मजदूरों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि जब सेंटर डोमिनेट करेगा तो हर राज्य में जितने मजदूर वर्ग हैं, जितने लेबर क्लास हैं, उनके साथ बहुत तरीके की दिक्कत है। सब जगह एक जैसा काम भी नहीं हो रहा है, सबको एक जैसी व्यवस्था भी नहीं मिल रही है। और 7 शेड्यूल ये कह भी रहा है कि कंकरेंट लिस्ट में अगर जो भी सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व है उसमें केंद्र भी फैसले ले सकती है, राज्य भी ले सकती है, दोनों ले सकती है। तो उस दोनों में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो केंद्र की ही सुनी जाएगी। और इसी में कुछ तो ये भी कह रहे थे कि यही एक कारण है जिससे मजदूर वर्ग जो है वो पीड़ित है। और मेजॉरिटी ऑफ लेबर लॉज में जो कानून पढ़ेंगे वो सभी सेंट्रल के द्वारा ही कंडक्ट किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। पूरे के पूरे भारतीय संविधान में 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसे हम एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे आइटम जो हैं उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर उठाकर कंकरेंट में डाल दिया गया। मतलब उन मैटर पर अब केंद्र तो सरकार फैसले लेगी ही, राज्य सरकार भी फैसले ले सकती है। एक और जो है थोड़ा अलग है, इसे भी जान सकते हैं आप कि कुछ ऐसे मसले हैं जिस पर केंद्र सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत थी और उसे हम रेसिड्यूरी पावर भी कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मसले होते हैं वो भी यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं, जिसे केंद्र जो है वही डील करेगी, सेंटर के फैसले ही मान्य होंगे। चाहे आप सेंटर कहें या सेंट्रल कहें, कंकरेंट लिस्ट में अगर लेबर आता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई आपसे पूछता है कि लेबर किसका पार्ट है, तो लेबर जो आइटम इंक्लूडेड है वो कंकरेंट लिस्ट में है, जिस पे केंद्र सरकार भी फैसले लेगी और राज्य सरकार भी। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, उससे पहले इस बात को समझेंगे कि ये जो तीनों लिस्ट हैं, इस तीनों लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमें मालूम हो जाएगा, आप उसे 2-3 बार पढ़ लेंगे, वो आपके माइंड में छप भी जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे हैं लेबर लॉज,
और लेबर लॉ पढ़ रहे हैं तो कहाँ से इसकी नींव रखी गई, कहाँ इसकी शुरुआत है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ साफ कह रहा है कि भाई मजदूरों की बात तो हम भी करते हैं, उसके राइट्स, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हम भी करना चाहते हैं, लेकिन कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होने के कारण मजदूरों के लिए जो बनाए गए लॉज हैं उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अगर दोनों में लड़ाई होती है तो फिर सुना जाएगा केंद्र सरकार को। नेक्स्ट स्लाइड। अगर फिर कोई आपसे पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप लेबर लॉज पढ़ रहे हैं तो फिर क्या क्या पढ़ना चाहिए, लेबर लॉ के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ जिक्र है, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं या फिर कौन सा वो शेड्यूल है जो कहता है कि मजदूरों का हक अधिकार जो है उसे मिलना चाहिए। तो सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स, जिसमें FR जो है वो मेंशन्ड है, वो सभी राइट जो हैं हमें पढ़ने पड़ेंगे और यही आपके 413 पेपर में मेंशन्ड है। आर्टिकल 13, 14, 15, 16 इसे हमें पूरा देखना होगा। इसके अलावा पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पूरा का पूरा इसे कवर अप करना होगा। और इसके अलावा 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई पूछता है कि लेबर कहाँ पर मेंशन्ड है, लेबर से रिलेटेड कानून कौन बनाता है, तो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये मालूम होना ही चाहिए। इसके अलावा जो 7 शेड्यूल है कंकरेंट लिस्ट, 7 शेड्यूल में मेंशन्ड है, उसे हमें देखना होगा और कुछ चीज़ें जो है मैं आपको कट आउट लगाई हूँ, आप इसे घर में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 14 से स्टार्ट हुआ है फंडामेंटल राइट्स, आप देख सकते हैं कि इसे हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा बहुत स्लो डाउन करके ले जा रही हूँ। इसके अलावा हमें DPSP जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उसको पढ़ना होगा। जनरली क्वेश्चन आते हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स तो आर्टिकल 19, जो भी बच्चे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ पढ़ेंगे उसे बहुत ढंग से पढ़ेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन आर्टिकल 19, एक्सप्लेन आर्टिकल 14, 15, 16 या एक्सप्लेन DPSP। इतनी चीज़ जो है हमें ध्यान में होने चाहिए और सबसे बड़ी बात कि लेबर किसका पार्ट है वो हमें समझना था, इसलिए मैंने एकदम बेसिक से बताया है। अब फेडरल सिस्टम तो ये कहता है, फेडरल गवर्नमेंट तो ये कहता ही है कि स्टेट और केंद्र दोनों ही मिलकर फैसले लेंगे, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसा इमरजेंसी का सिचुएशन आया तो वो भी मेंशन्ड है कि तो फिर उस दौरान केंद्र की बातें जो हैं वो मान्य होगी और उसे मानना ही होगा। लेकिन कुछ एक ऐसे मैटर हैं जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को सुना जाता है, स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, लेकिन कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें केंद्र को भी सुनना है, राज्य को भी सुनना है। और अगर दोनों लड़ लेते हैं तो फिर ये दोनों अपनी आप की भी नहीं सुनेंगे, सबको मिल के हम लोगों को केंद्र को ही सुनना पड़ेगा। इस कटआउट को देख लेंगे। तो DPSP पूरा पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पूरा का पूरा हमें पढ़ना है। ये सारी बातें जब मैं पढ़ रही थी मेरे जानकारी में नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके आप सभी समझदार होंगे और इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कौन कहाँ है, कहाँ मिलेगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी समझदार इंसान ये पूछ सकता है कि आपने, क्योंकि कई लोग होते हैं जो रटने में माहिर होते हैं, वो लेबर लॉज के हर एक सेक्शन को रट लेते हैं, लेकिन हाँ टेक्निकल बातें उनको मालूम ही नहीं होती है, क्या कौन सा आइटम कहाँ मेंशन्ड है, क्या है। तो इसे हम एक बार देख लेंगे। वैसे ये जो मैंने एक शॉर्ट नोट जैसा आपको है, ये देखने में बस छोटू सा लग रहा है, इसे पढ़ना है और अगर कुछ नहीं हो पाता है तो फिर याद करना होगा। जैसे कि आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कहता है, फिर आर्टिकल 15 कहता है कि हमें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, मतलब भेदभाव नहीं करना है, खास करके रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट, सेक्स पे,
इसके अलावा आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेकर। लेकिन आपको मालूम है कि बहुत सारे मामलों में महिलाएं पीछे रह जाती हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो अगर कहीं चले भी गए, सेट हो गया, तो फिर माहौल ऐसा बन जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, टेक्निकलिटी, जिससे हम समझेंगे लेकिन फर्दर और किसी क्लासेस में। अब ये है वो स्लाइड जहां आपको मालूम चलेगा कि स्टेट लिस्ट में क्या है, यूनियन लिस्ट में क्या है। लगता है स्टेट लिस्ट वाला उड़ गया है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। आप एक बार उसे रीड कर लेंगे, वो हर जगह मेंशन्ड है कि डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गए, ये सभी जो है यूनियन लिस्ट के पार्ट हैं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा देखे जाते हैं। उधर हम लोग नहीं बोल सकते हैं जाकर, झारखंड वाले, राज्य सरकार की सुनी ही नहीं जाएगी। अब स्टेट लिस्ट, जैसे एग्रीकल्चर, हर राज्य में अलग एग्रीकल्चर सिस्टम है। कुछ राज्य में स्पेशली कुछ प्रोडक्ट, कुछ चीज़ों की ही खेती होती है, कुछ राज्य में कुछ चीज़ों की खेती होती है। तो ये राज्य सरकार पे छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हाल को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप फैसले लीजिए। लॉ में मेकिंग आप कर सकते हैं। पुलिस जो है, पुलिस सिस्टम व्यवस्था है, जेल से जुड़े हुए बात जो हैं, लोकल गवर्नमेंट के फैसले जितने हैं राज्य सरकार के हाथों में होता है। इवन हेल्थ को भी जो है, और लैंड वगैरह से रिलेटेड मैटर हो। लेकिन हाँ, स्टेट लिस्ट के जो आइटम्स अब कंकरेंट लिस्ट के पार्ट हैं वो मेंशन्ड है। मैं आपको अभी बता दूंगी कि देख लेंगे कि कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो अब स्टेट से भाग कर के कहाँ पहुँच गए हैं, कंकरेंट लिस्ट। मतलब ये वो मैटर हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को सुना जाएगा। इन सारे जो मैटर पर जिन पे राज्य और केंद्र दोनों को सुना जाएगा, कहीं ना कहीं वो ऐसे चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता है, इसलिए ये कंकरेंट लिस्ट के पार्ट बन गए हैं। लेकिन हाँ, जहाँ दो लोगों को फैसले लेने होते हैं वहाँ तकरार होती हैं। जैसे ये जो मज़ा है जिसको कहते हैं सुपर पावर वाली बात, वो यूनियन लिस्ट में है कि केंद्र सरकार के सामने किसी की नहीं चलेगी। इवन कंकरेंट लिस्ट में भी तो ये कह दिया गया कि सेंट्रल और स्टेट को तो सुना, दोनों ही फैसले लेंगे, लेकिन डोमिनेट कौन करता है, सेंट्रल। इसीलिए मैंने कहा कि हमारा क्वासी फेडरल सिस्टम है जिसमें पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों ही अपने अपने तरीके से काम करते हैं। हर मैटर में मेजॉरिटी जो है आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं सेंटर की एंट्री हो ही जाती है, और ये कंसर्न का सब्जेक्ट है। खास करके लेबर लॉज को लेकर ये लोग कहते हैं, स्टडीज कहती है ये साफ साफ कि केंद्र को भी फैसले लेने हैं, राज्य भी फैसले लेती है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, क्योंकि जो केंद्र से पास होकर आ गया, जितने भी एक्ट बने हुए हैं उसमें कभी हो सका तो ऐसा लिटिल मॉडिफिकेशन किया गया, नहीं तो डायरेक्ट हमें केंद्र के फैसले ही सुनने पड़ते हैं। इवन कंकरेंट लिस्ट वाले आइटम की बात मैं कर रही हूँ। इसके अलावा फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडॉप्शन, सक्सेशन, मैरिज से रिलेटेड ये सारी बातें कंकरेंट लिस्ट की पार्ट हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ आइटम को स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब अब उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट फैसले नहीं लेगी, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर भाई भाई बनकर फैसले लेंगे। चलिए, अब इस स्लाइड में मेंशन्ड है कि कौन कौन से आइटम है जिसको स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट में डाल दिया गया। क्यों डाला गया? अगर स्टेट से उठकर कंकरेंट में गए, मतलब इसमें सेंट्रल ने भी एंट्री मार ही दी है। गेस्ट रोल में वो भी आ गया है, जैसे फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स को गेस्ट अपीयरेंस के लिए लाया जाता है, तो सेंटर कहीं ना कहीं आ जाता है। वो कोई मौका नहीं छोड़ता है हमें अकेला छोड़ने का। एजुकेशन से रिलेटेड मसले पे अब राज्य और केंद्र दोनों फैसले लेंगे, लॉ बनाएंगे। फॉरेस्ट का मसला हो, स्टेट और केंद्र दोनों। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, वेट एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसमें भी मैंने एक आपको कटआउट लगा करके दे दिया है कि इन मसलों पर अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर भाई भाई बनकर काम करेंगे। यूनियन लिस्ट का जो मैं बात कर रही थी वो आपके पास स्लाइड मेंशन्ड है। डिफेंस का मामला हो, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड मामला हो, फॉरेन अफेयर्स से मामला हो, वार एंड पीस का हो, बैंकिंग सेक्टर हो, पोस्ट टेलीग्राफ का हो, पोर्ट्स का हो, फॉरेन ट्रेड का हो, करेंसी का भी जो फैसला है, ये सब केंद्र सरकार का जितने भी लॉ मेकिंग होंगे,
जितने भी अथॉरिटी जो है सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में होगी। इसमें स्टेट को नहीं इंटरफेरेंस करना है, शामिल नहीं होना है। स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगी, इसमें और कोई एंट्री नहीं लेगा। लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट रहे जिसको अब स्टेट से उठा करके कंकरेंट में डाल दिया गया है, धकेल दिया गया है, इसलिए क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों भाई भाई बनकर साथ में साथ हाथ मिलाकर चलेंगे। हम साथ साथ हैं, तभी तो लड़ाई झगड़े होंगे ना, साथ साथ रहेंगे तो। और ये है, मैंने बार बार आपको कटआउट बहुत आराम से दे दिया है और बहुत लेटेस्ट ये जानकारी है, आप ज़रूर पढ़ लेंगे। अंत में है कि यूनियन लिस्ट में अब 100 मैटर हैं, 100 सब्जेक्ट हैं जिस पे फैसला सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा होगा। स्टेट लिस्ट 61 ऐसे मसले हैं जिसमें स्टेट की बातें सुनी जाएगी, और कंकरेंट लिस्ट 52 ऐसे सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर फैसले करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने एक स्लाइड मिस कर दिया है, अगर होगा तो वापस से इस वीडियो को बना दूंगी, लेकिन कुछ छूटा नहीं है, आप लोगों के लिए है। एक बार घर में जा कर के जरा सा समझने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न ही नहीं करेंगे, मुझे लगता है आप अभी तक समझ गए होंगे कि अगर आप HR स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं, लेबर लॉ को समझना चाहते हैं, मज़दूरों की पीड़ा को समझना चाहते हैं, उनके हक और अधिकार को समझना चाहते हैं, तो पूरा जो भारतीय संविधान है उसमें जो बार बार आप हर मसले पे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, DPSP है, उसे भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी बहुत जगह हम लोगों के मज़दूरों के बारे में है, उनसे रिलेटेड कंडीशन के बारे में है, वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग कंडीशन सब कुछ मेंशन है। इसके अलावा 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा लिस्ट है, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, लेबर जो है उसका पार्ट है। ये बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। और हाँ, अब जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे 413, तो इसका मॉड्यूल 2, पूरा का पूरा मॉड्यूल 2 जो है ये सेक्शन में कवर होता है। तो एग्ज़ाम आने तक आपको ध्यान रखना है कि आपको फंडामेंटल राइट्स क्लियर होने चाहिए, और स्पेशली आर्टिकल नंबर 19 को छोड़ना नहीं है। उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है, उसे ध्यान देना है। इसके अलावा DPSP को एकदम ध्यान देना है। इसके अलावा लेबर कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, अगर आप ये सब एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो फिर बात ही बन जाएगी, मतलब आप थोड़े से ज़्यादा जानकार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि कंकरेंट लिस्ट में लेबर अगर शामिल है तो ये सही डिसीजन है, या सीधा ये कह देना चाहिए था कि ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। क्योंकि कहाँ सुना जाता है राज्य सरकार को मज़दूरों के मसले में, या फिर आपको लगता है कि ठीक ही है, तो अगर ठीक ही लग रहा है तो वो भी बताएंगे। लेकिन हाँ, ये कंसर्न का सब्जेक्ट है कि लेबर लॉ जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जनरली सारे एक्ट जो हैं केंद्र के ही हैं, और उसे ही हम यूज कर रहे हैं विदाउट, थोड़ा बहुत कह सकते हैं 5% अगर मॉडिफिकेशन हो, नहीं तो डायरेक्ट सब उठाकर हम वही पढ़ रहे हैं जो केंद्र के द्वारा है। तो उससे बेहतर होता कि लेबर को आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही कंट्रोल करते और यूनियन लिस्ट का ही पार्ट होता। लेकिन खैर, शायद मुझे लगता है कि वक्त बदलेंगे, जज्बात बदलेंगे, और फिर से कुछ मॉडिफिकेशन वैसा हो जाए जिससे मजदूर वर्ग जो है पीड़ित ना हो। लेबर लेजिस्लेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेबर इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि अगर मज़दूर हैं, और मज़दूर में भी बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत स्किल्ड मज़दूर हैं, बहुत लोग इलिटरेट हैं, हर इंसान अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पा रहा है। तो मज़दूर वर्ग के लिए अगर लेबर लेजिस्लेशन है, मज़दूरों का कानून है, तो कहीं ना कहीं मज़दूरों का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। और इतना ही नहीं, मुझे लगता है कि स्टेट को भी चाहिए कि जितनी भी ज़रूरत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो ले, वो फैसले ले और मज़दूरों के लिए टाइम टू टाइम, क्योंकि आज भी आप सुनेंगे बहुत ऐसी फैक्ट्रियां जहां ओवर टाइम करवाया जाता है, या आज भी महिलाओं का फैक्ट्रियों में स्थिति जो है वो बेटर नहीं है। और कई बार क्या मुझे लगता है, एक सेकेंड, एक चीज़ मैं बताना भूल गई। मज़दूर मतलब क्या आपको लगता है कि जो किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कोई मिट्टी उठा उठा कर फेंक रहा हो, या रेलवे प्लेटफॉर्म के पास जो काम कर रहा हो, पटरी पर काम कर रहा हो, कॉरपोरेट में काम करने वाले कॉरपोरेट मज़दूर भी होते हैं। इतना ही नहीं, सैलरीड एम्प्लॉय पर भी ये मज़दूरों का कानून लगता है। आपको मालूम ही है, ग्रेच्युटी एक्ट होता है, ईपीएफ एक्ट जो है, प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है, पीएफ एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट। इतना ही नहीं, इंश्योरेंस का जो एक्ट है, ईएसआईसी। तो मज़दूर, यहाँ सब तरीके के मज़दूरों की बात हो रही है। और जब हम मज़दूरों से काम लेते हैं तो कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था ये भूल जाती है कि लीगल पचड़े भी हैं, लीगल एस्पेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मज़दूरों के भी कुछ हक अधिकार हैं जिसके लिए कानून है। अगर गलत करेंगे तो फिर उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और इसको इग्नोर करके मज़दूरों से बहुत काम लिया जाता है। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते, उनके हम सोशल सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते हैं, हम उनके वेलफेयर के लिए नहीं सोचते हैं। इतना ही नहीं, उन वर्क प्लेस में उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उन्हें हेल्थ इशू हो जाते हैं फैक्ट्रियों में काम करके, उसके लिए कुछ हम नहीं सोचते हैं। तो इन सभी के लिए कानून है। अगर कानून के ज़रिए हम चलते हैं तो मज़दूरों को उनका हक अधिकार जो है वो मिल जाएगा, और उनको कम मुश्किलें आएंगी, कम पीड़ित वो बन पाएंगे। खैर, आज मेरा कंसर्न यही था कि अगर आप लॉ पढ़ेंगे, मज़दूरों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहाँ मेंशन्ड है आखिर मज़दूर वर्ग, ये बताना ज़रूरी था। वेल, आप ज़रूर बताइएगा। लेबर कंकरेंट लिस्ट का पार्ट तो है, पर जो मेरा सवाल है कि कितना स्टेट लेबर को लेकर कंसर्न करता है, कंसर्न रहता है। बाकी फिर से मिलेंगे हम, आज के लिए इतना ही।